नमस्कार दोस्तों, हिमांक डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम कल संडे को जो क्लासेस रही थी उसमें बजट पढ़ाया था, उसके 2 सेशन आपने देखे होंगे। आज जो हरियाणा जीके की जो श्रेणी का अगला कदम है वो है हरियाणा की वन संपदा के बारे में। ठीक है, आपको पता है जो हरियाणा है, हरियाणा में जो शिवालिक के क्षेत्र हैं वहाँ बरसात अच्छी खासी होती है, तो वहाँ वनस्पति भी अच्छी खासी मिलेगी। और जो दक्षिण पश्चिम हरियाणा की बात करेंगे, जो अरावली से सटा हुआ है, उसमें आपको पता है उष्ण कटिबंधीय टाइप की जो है वेजिटेशंस मिलेगी। आपने देखा हो झाड़ियाँ वगैरह, किक्कर है या फिर जाड़ है, इस टाइप की जो वनस्पति देखने को मिलती है। तो हम बात कर लेते हैं। आपको पता होगा जो हरियाणा है, हरियाणा में इंडस्ट्री है, उद्योग है, और 80% लगभग क्षेत्र पे कृषि की जाती है। तो ऐसे में जो संभावना कमी बचती है फॉरेस्ट्री के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार हरियाणा में जो वन संपदा उसके बारे में। उष्ण कटिबंधीय वन की अधिकता है और यहाँ जलवायु, ताप, वर्षा, मृदा की भिन्नता के कारण डाइवर्सिटी या विविधता पाई जाती है। हरियाणा के 7.48% भाग पर वन है 1966 में, जो कि 3.9% भाग पर वन थे। इससे हमें क्या देखने को मिलता है, आगे जो लैंड है, जो भूमि है, उसका यूटिलाइजेशन दूसरी दिशा में हो रहा है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये 80% जो भाग है हरियाणा की भूमि है उस पर कृषि की जाती है, क्योंकि ये मैदानी भाग है। इसके बाद में हम बात करते हैं हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के अनुसार। इसमें टारगेट रखा गया है 20% क्षेत्र पर वन आवश्यक है। आपको पता होगा जो पिछली भर्ती कल रखी हुई थी उसमें जो हरियाणा की वन नीति है 2006 के बारे में क्वेश्चन आया था, और इसमें डेट दी गई थी। ठीक है, यानी किस सन में आई थी हरियाणा की वन नीति, वो आपको देखना है। हम इसके बाद में अगले चरण के तौर पर देखते हैं कि हरियाणा में जो वनों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। इसमें आपने देखा हुआ वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण भी है, वन विभाग ने भी अपने अनुसार किया है। तीसरा, भौगोलिक आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण की। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। इसमें जो सबसे पहले बात करता हूं आरक्षित की, यानी कि जिसको रिजर्व रखा गया है, उसकी बात करते हैं। यह पूर्णतः सरकार के अधीन है। ठीक है, पूर्णतः सरकार के अधीन है। इन वनों का जो उद्देश्य है वो वन्य जीव हैं उसकी प्रोटेक्शन, जैव विविधता, जो जैव विविधता बिखरी हुई है उसको समेटना, तथा पर्यावरण संतुलन। और जो इन वनों की अधिकता है पंचकुला में, यमुनानगर में, कैथल में सर्वाधिक है, जबकि सिरसा, मेवात, भिवानी में जो आरक्षित वन है वो कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जो फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत में आरक्षित वन नहीं पाए जाते। आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चन को, अगर निम्नलिखित किस जिले में आरक्षित वन नहीं पाए जाते, तो ये आपको 6 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। और सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा जो हरियाणा में आरक्षित वन है वो पंचकुला में है, और जो सबसे कम है वो सिरसा में है। इसके बाद में सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, संरक्षित। संरक्षित का मतलब क्या, आगे उनका संरक्षण किया गया है। इसमें ये क्या है, संरक्षित में ये सरकार का इस पे कंट्रोल होता है। वन कटाई, पशुचारण की इसमें अनुमति होती है, जबकि आरक्षित में पशुचारण और कटाई की अनुमति नहीं होती, ये आपको याद रखना है। और संरक्षित में यह सब अनुमति दी जाती है। इसका भी काम क्या है, वन्य जीव, पर्यावरण की संरक्षा या संरक्षण करना। इसके बाद में क्या कह रहा है, जो सर्वाधिक संरक्षित वन पंचकुला में पाए जाते हैं, उसके बाद यमुनानगर में पाए जाते हैं, और जो न्यूनतम है जो संरक्षित वन वो फरीदाबाद में और मेवात में।
अब आपको देखना है कि जो फरीदाबाद जो पंचकुला है, पंचकुला में आरक्षित व संरक्षित श्रेणी में पंचकुला का प्रथम स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। अब तीसरी बात आते हैं अवर्गीकृत वन। इसमें क्या है, इसमें सरकार, निजी या सामुदायिक तीनों हो सकती हैं। ठीक है, अवर्गीकृत में इसका मतलब क्या है, यानी कि सरकार भी वहां पेड़ पौधे लगवा सकती है, निजी यानी कि पर्सनल भी कोई आदमी लगा सकता है, अपने घेर में खेत में लगाते हैं ना। और तीसरा सामुदायिक, यानी कि एक पूरी कम्युनिटी मिलके इस पर काम कर सकती है। इसका जो प्रबंधन का काम है वो राज्य खुद करते हैं, और इसमें वन कटाई, पशु चारण में छूट है। ठीक है, और ये जो अवर्गीकृत वन है वो सर्वाधिक कैथल में देखने को मिलते हैं, उसके बाद रोहतक में, और जो न्यूनतम है वो भिवानी में, और दूसरे नंबर हिसार पे। और जहाँ अवर्गीकृत वन नहीं पाए जाते वो जगह है अंबाला और फरीदाबाद। ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। देखो, मैंने जो वनों की टाइप बताई है प्रशासनिक आधार पे, 3 बताई है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के ये पूछ लिया जाएगा कि किस जिले में सर्वाधिक संरक्षित वन पाए जाते हैं, किस जिले में सबसे ज्यादा आरक्षित वन पाए जाते हैं, या फिर किस जिले में सबसे ज्यादा अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। जो अवर्गीकृत की बात आएगी वहां तो कैथल डिस्ट्रिक्ट सबसे टॉप है। यदि संरक्षित और आरक्षित की बात होगी तो वहां पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे टॉप है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में वन विभाग ने भी जो वनों का बंटवारा किया है, इसमें राजकीय यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास इसका वो है। उसके बाद सामुदायिक यानी कम्युनिटी बेस है। तीसरा निजी या जो पर्सनल आदमी अपनी तरफ से लगाता है। राजकीय में क्या है, इस पर जो पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है भाई। जैसे इसमें बात हुई थी ना आरक्षित में, ऐसे ही राजकीय में पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होता है। सामुदायिक वन, इसमें जो कंट्रोल होता है वो स्थानीय निकाय, आपने सुना होगा जिला पार्षद, पंचायतें, नगर पालिका का नियंत्रण इस पे हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। निजी वन आपको पता है, कोई भी मनुष्य है अपने खेत में, घर पे, घेर में, कहीं भी वृक्ष लग सकता है। और जो ऐसे वन होते हैं वो निजी वन की श्रेणी में आते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भौगोलिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण किया है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। शुष्क पतझड़ का मतलब ये होता है, इसमें जो है ना पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो जो वर्षा पे डिपेंड करता है। जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, इसमें जो वर्षा है 100 सेंटीमीटर से कम, अर्थात यहाँ वर्षा कम देखने को मिलती है। इसके बाद में ये जो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इसके बाद गुरुग्राम, भिवानी, कैथल, करनाल, सोनीपत, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये ऐसी जगह हैं जहाँ शुष्क पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको पता है वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि इसमें जल की कमी हो जाती है, और जो पत्तियां कमजोर होती हैं तो साल भर जब हवा चलती है तो पत्तियां एक बार अपनी झाड़ देते हैं। इसके बाद में उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। इसमें सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी है, जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम थी ना, इसमें जरूरत है 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की। और इनका विस्तार आपका पता है, निश्चित तौर पे जो शिवालिक की तलहटी है वहीं पे मिलेंगे। जैसे पंचकुला हो गया, अपना यमुनानगर हो गया, अंबाला हो गया, इन जगह पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। और जो वनस्पति है इसमें चीड़, पाइन, ये बहुतायत में पाई जाती है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और साल के वृक्ष, रोहतक के वन पाए जाते हैं। और इसमें आपको पता है उष्ण कटिबंधीय में वनस्पति किस टाइप की है, शीशम, पीपल, नीम, ये उष्ण कटिबंधीय देवदार वन सिर्फ पंचकुला में पाए जाते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं
इसके बाद बात करते हैं वन संरक्षण योजना की, क्योंकि जो वन संरक्षण के लिए जो हरियाणा सरकार के द्वारा योजनाएं समय समय पर बनाई गई हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा वन मित्र योजना। हरियाणा वन मित्र योजना, इसकी शुरुआत फरवरी 2024 में की गई थी, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड, हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन, इसका मतलब ये है, इसकी शुरुआत पहले तो ये पता होना चाहिए कब हुई थी, 2023-24 में हुई थी। और जो इसका लक्ष्य है, जो पुराने पेड़ हैं जिसकी आयु 75 वर्ष से ज्यादा हो गई है, उसके संरक्षण के लिए कम्युनिटी को एक पेड़ के 2,500 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं। यानी कि पेड़ की जो आयु है वो 75 साल से ज्यादा होना जरूरी है। इसके बाद में अमृत वन योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2021 में हुई थी, 21-22 में, और इसमें 81 हेक्टेयर भूमि पर अमृत वन योजना, यानी कि अमृत जो वन है, फॉरेस्ट्री है, वो बनाने का लक्ष्य रखा गया था। और इसके बाद में जोहड़ एवं आदर भूमि संरक्षण संस्थान, आप देख रहे हो गांव में आज से 5-7 साल 10 साल पहले देखते थे काफी संख्या में तालाब देखने को मिलता था। अब क्या है, अब तालाबों को काटा जा रहा है, कुओं को काटा जा रहा है। तो सरकार ने इस दिशा में अपना कदम बढ़ाते हुए क्या किया, जोड़ एवं आदर भूमि संरक्षण, इसको शुरू किया गया था 2019-20 में। और इसमें 600 जो जोड़ हैं, 600 जोड़ का टारगेट रखा गया है और उनको पूर्ण जीवित करने का। ठीक है, इसके बाद में इसके साथ में जो जोड़ है, जोड़ के चारों तरफ है जो बरगद, पीपल, नीम और पिलखन, ये इनका वृक्षारोपण किया जाएगा। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो बरगद है, जो पीपल है, नीम, पिलखन, ये जोड़ के किनारे पर इनका वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके बाद में शिवधाम नवीनकरण योजना, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी भाई। और इसमें नीम और पीपल के जो पेड़ हैं उनका वृक्षारोपण करना था। और इसका नाम क्यों रखा गया भाई, शिवधाम? क्योंकि जब मनुष्य की अंतिम यात्रा होती है तो शमशान में जाता है। ठीक है, और ये योजना उसी को लेकर थी, शिवधाम नवीनकरण योजना। जो शमशान घाट है उसके आसपास में पीपल और नीम के पेड़ का वृक्षारोपण करना था। हर घर हरियाली योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसमें स्थानीय प्रजाति के जो पौधे हैं उनके विकास के लिए ये योजना चलाई गई है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कंडी योजना। जो कंडी योजना है भाई, ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा पोषित है, यानी कि विश्व बैंक ने इसमें मदद की है कंडी योजना में। और ये जो कंडी योजना है अम्बाला यमुनानगर में ही चलाई जा रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं सामुदायिक वानिकी योजना। इसमें जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो सहयोग कर रहा है, वो कर रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ में यूरोपीय संघ, ये दोनों मिलके। और जो इसकी सामुदायिक वानिकी योजना है, इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी और 2006 और 7 में यह पूरी हो गई। इसके बाद में बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास। ये 1990 और 91 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की मदद से शुरू की गई थी। इसको आपको याद रखना है भाई। इसके बाद में हम बात करते हैं हरियाणा के हर्बल पार्क। हरियाणा के हर्बल पार्क, इसको भाई हम मुख्य तौर पे 4 भागों में बांटते हैं, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पश्चिम और एक मध्य है। इसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। जो उत्तर की बात करेंगे, उत्तर कैट हर्बल पार्क, थारली कैट हर्बल पार्क अम्बाला में है, थारली पंचकुला में है, आदि बद्री यमुनानगर में है, कपूर हर्बल पार्क पंचकुला में है, अरड़ हर्बल पार्क अम्बाला में है, जामुन हर्बल पार्क कैथल में है, अर्जुन हर्बल पार्क कुरुक्षेत्र में है। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक बार इसको रटना भी पड़ेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं हम दक्षिण की। उत्तर क्या हो गए, आप दक्षिण की बात करते हैं। जो दक्षिण है, दक्षिण में फैजलपुर हर्बल पार्क महेंद्रगढ़ में है, काकोदिया हर्बल पार्क रेवाड़ी में है, कारिया हर्बल पार्क महेंद्रगढ़ में है,
आंवला अर्बल पार्क गुरुग्राम में है, रतन जोत अर्बल पार्क फरीदाबाद में है, गूगल वाटिका अर्बल पार्क महेंद्रगढ़ में है, और अश्वगंधा अर्बल पार्क रेवाड़ी में है, धरुत कुमारी अर्बल पार्क नू में है, और खलीलपुर अर्बल पार्क रेवाड़ी में है। ये खलीलपुर है ना, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पश्चिम की। पश्चिम में स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल अर्बल पार्क, ये आपके तोशाम में है। तोशाम आपको पता है एक हल्का है, ये भिवानी जिले के अंदर पड़ता है। दूसरा स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल अर्बल पार्क, ये अपना कैरू, ये कैरू भी भिवानी में पड़ता है। चंदन वाटिका ये जींद में है। मुलेटी अर्बल पार्क ये फतेहाबाद में है। बहेड़ा अर्बल पार्क सिरसा में है। सतावर अर्बल पार्क ये हिसार में है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मध्य क्षेत्र की। जब मध्य क्षेत्र की बात आएगी तो सबसे पहले इंद्री अर्बल पार्क ये करनाल में पड़ता है। किलोई अर्बल पार्क ये सोनीपत में पड़ता है। अशोक अर्बल पार्क, अशोक का पेड़ है भाई, अशोक अर्बल पार्क करनाल में पड़ता है। अमलतास अर्बल पार्क सोनीपत में। पुत्र जिनवा अर्बल पार्क ये झज्जर में पड़ता है। और विलवा वाटिका ये पानीपत में पड़ती है। और जो नीम वाटिका अर्बल पार्क है ये रोहतक में पड़ता है। इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं हरियाणा में जो वन है वह पर्यावरण संबंधी क्या क्या है उसको देखते हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पंचकूला में है। ये आपको पता है, ये केंद्र की तर्ज पे ही है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो तर्ज पे इसको बनाया गया है। अगला हरियाणा वन विकास निगम, इसका हेडक्वार्टर पंचकूला में है और इसकी स्थापना 7 सितंबर 1989 में हुई थी। अगला है राज्य औषधीय पादप बोर्ड, इसकी स्थापना 13 अगस्त 2002 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी पंचकूला है। अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट पंचकूला ही है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन है पूछा जाते हैं, यानी कि किस टाइम पे इनकी स्थापना हुई थी, वो जो सेंस ईयर है वो आपसे पूछा जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो इसका हेडक्वार्टर है पंचकूला मैंने बताया, और जो इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं जो राज्य में वन मंत्री होता है, फॉरेस्ट मिनिस्टर होता है, वो इसका अध्यक्ष होता है। इसके बाद में पर्यावरण न्यायालय, देखो भाई जो पर्यावरण न्यायालय हैं ये फरीदाबाद में और हिसार में बनाए गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद क्या किया गया, हिसार को बदल के कुरुक्षेत्र में भेज दिया गया, यानी कि पर्यावरण न्यायालय। इसके साथ में जो नेशनल ये जो करनाल है, करनाल को भी इसमें सुविधा के हिसाब से एक कोर्ट वहाँ पे खोला गया था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पर्यावरण क्लब की। पर्यावरण क्लब की जो शुरुआत हुई थी 2005-06 में हुई थी और ये नेशनल ग्रीन कोर है और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो 5250 का टारगेट है और अभी अपना टारगेट को प्राप्त नहीं कर पाया। 2850 हेक्टेयर तक अभी ये स्थापित किया गया है। आगे बात करते हैं कलोन सफेदा संवर्धन केंद्र, ये 2016 में सियोठी गांव कुरुक्षेत्र में पड़ता है, वहां पे किया गया केंद्र खोला गया है। हरियाणा राज्य की जो वन नीति है 2006, मैंने ऊपर भी बताया था, इसमें मेन टारगेट तो यही है। स्टार्टिंग में तो 10% तक फॉरेस्ट्री को बढ़ाना है और आगे धीरे धीरे टारगेट को बढ़ा के 20 तक लेकर जाना है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा की 80% भूमि पर क्या है, कृषि की जाती है, तो ऐसे में जो फॉरेस्ट्री की संभावना है वो काफी कम है। अब हम बात करते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2023। आपको पता है दोस्तों 1987 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो पर्यावरण वन मंत्रालय है जो केंद्र का, उसके अधीन एक संस्था काम करती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। वो हर 2 साल के बाद रिपोर्ट जारी करती है। आपको पता है पिछली बार उन्होंने 2023 में की थी, अक्टूबर 2023 में,
और अब जो रिपोर्ट आएगी वो नवंबर में आएगी, नवंबर 2025 में। इतने में तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, तो हमारे को पुराना डेटा ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो हरियाणा में वन है वो 1614.26 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। हरियाणा का जो टोटल क्षेत्रफल है उसके 3.65% क्षेत्रफल वन है, ये आपको पता होना चाहिए। वन एवं वन आच्छादित, यानी कि वन तो देखो, एक तो कंटिन्यू हाई डेंसिटी में फॉरेस्ट लगा हुआ है, एक लो डेंसिटी में फॉरेस्ट लगा हुआ है, इसमें अंतर है। तो जो वन एवं वन आच्छादित जो टोटल एरिया है वो 3307 वर्ग किलोमीटर का है। और आपको पता होगा हरियाणा के क्षेत्रफल का 7.48% पर वन एवं वन आच्छादित क्षेत्र है। आगे हम बात करते हैं, जो सघन वन है हरियाणा में वो 27.17 वर्ग किलोमीटर एरिया में, जो टोटल लैंड का 0.06% बनता है। इसके बाद में जो मध्यम वन है वो 441.18 वर्ग किलोमीटर में, जो कुल फॉरेस्ट का 1% है। इसके बाद में जो खुले वन है वो 1145.91 वर्ग किलोमीटर में है, जो टोटल लैंड का 2.59% क्षेत्र पर है। इसके बाद में हम बात करते हैं झाड़ियाँ। झाड़ियाँ आपको पता ही होगा महेंद्रगढ़ में सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। झाड़ियाँ 174.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर हैं, जो टोटल लैंड का 0.39% है। ये बात करते हैं सर्वाधिक वन की। सबसे ज्यादा जो वन है वो पंचकुला, यमुनानगर और गुरुग्राम में है। इसके बाद में बात करते हैं न्यूनतम जो सबसे कम वन मिलते हैं वो मिलते हैं पलवल, रोहतक और पानीपत में, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि हाईएस्ट ग्रोथ किस डिस्ट्रिक्ट ने की है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा किया भाई अम्बाला ने। अम्बाला ने 4.08 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वो फॉरेस्ट्री बढ़ी है। और उसके बाद में यमुनानगर है जिसमें 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फॉरेस्ट्री बढ़ी है। सबसे ज्यादा जो कमी देखी गई है वो रोहतक में देखी गई है, वो माइनस में है 4.28 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इनकी कटाई की हमने, बढ़ नहीं की छोटो, बल्कि वापस उसको काट दिया, जो था ना उसकी भी कटाई करवा दी। आगे दूसरा नंबर सबसे ज्यादा कमी मेवात में देखी गई है 4.05 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे। यदि हम प्रतिशत के आधार पर बात करते हैं तो पंचकुला है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वन मिलते हैं प्रतिशत के आधार पर, लगभग 43.44% भाग पर पंचकुला के क्या है वन है। उसके बाद यमुनानगर का नाम आता है। यमुनानगर में 10.69% भाग पर फॉरेस्ट्री है। अब हम बात करते हैं सबसे कम वन कहाँ है। सबसे ज्यादा कम वन है फतेहाबाद में 0.84%, यानी कि फतेहाबाद का जितना टोटल एरिया है उसके 0.84% भाग पर ही वन है। और रोहतक में 0.85% भाग पर वन है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अब लास्ट में क्या बोल रहे हैं, सर्वाधिक झाड़ी कहाँ पाई जाती हैं। सर्वाधिक झाड़ी महेंद्रगढ़ में पाई जाती हैं, ऊपर भी जिक्र हुआ था। और ये 40.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये हमारे को पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हरियाणा की वन संपदा। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।